नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 158वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम वेबिनार के प्रारंभ में सरस्वती वंदना से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। वेबिनार की अन्य विस्तृत जानकारी के पहले मैं भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह, जो जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कॉलेज में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय हैं और रेडियो पॉडकास्टिंग पर पीएचडी के लिए आप रजिस्टर्ड हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नोएडा स्थित परिसर से आपने अपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और आरजे प्रियंका के रूप में रेडियो इंडस्ट्री के साथ आपका जुड़ाव रहा है और अब शिक्षण से जुड़ी हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज का ये वेबिनार माँ सरस्वती को याद करते हुए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक के मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। Thank you so much, sir. And I really welcome all of the speakers on this webinar, on our 158th webinar, and we are very grateful to have you, sir, on this platform. Thank you so much, sir. बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ की ये वेबिनार श्रृंखला कोविड काल में शुरू की गई थी। 4 वर्ष की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। लगभग 450 के आसपास विशेषज्ञ हमारे इस वेबिनार श्रृंखला में सहभागिता कर चुके हैं। ये विशेषज्ञ मीडिया, थिएटर, फिल्म आदि विभिन्न क्षेत्रों के जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को शेयर किया है और हमने कोशिश की है कि इन सारे डेलिब्रेशंस को YouTube के माध्यम से हम देश दुनिया के उन कॉर्नर तक पहुंचा पाए जो हमारी भाषा, हमारे प्रतीक और हमारी अभिव्यक्ति को समझ सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, हमारी इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियां करें, ताकि हमारी यह यात्रा इसी गति से और आगे बढ़ती रहे। कम्युनिकेशन टुडे, जिसके 29वें वर्ष में प्रकाशन के हमने एंटर किया है, प्रवेश किया है और पहला अंक 29वें वर्ष का आज ही मैंने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस 28 वर्ष की यात्रा में हमने अनेक विशेषांक प्रकाशित किए हैं जो मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर केंद्रित हैं, चाहे मीडिया शिक्षा की 1 सदी की यात्रा हो, चाहे कोविड में मीडिया की भूमिका को लेकर के प्रश्न हो, चाहे डिजिटल मीडिया ने किस तरह से हमारे पूरे युग को प्रभावित किया है। ऐसे विभिन्न विषयों पर हमने 13 विशेषांक प्रकाशित किए हैं। लगभग 100 वेबिनार श्रृंखला, हम 100 वेबिनार्स
हमने स्वयं अपने बलबूते पर संचालित की और लगभग 2 वर्ष पहले जब मैं भारतीय विद्यापीठ में एक सेमिनार में गया था, वहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर एमएन हुडा ने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं हम एक संयुक्त रूप से यह अभियान आगे चलाएं। तो 100 वेबिनार के बाद हमने उनके साथ ये इस यात्रा को आगे बढ़ाया है और सामूहिक रूप से हमने इस समय यह 58वीं वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। भारतीय विद्यापीठ एक बहुत कहना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से आईपी यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, जो प्रोफेसर हुडा के नेतृत्व में और युवा शिक्षकों की टीम के माध्यम से मीडिया के क्षेत्र में एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए सतत काम कर रहा है। आज हमारे साथ 3 विशेषज्ञ देश के अलग अलग अंचलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, जो साहित्य और पत्रकारिता में लंबे समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, हमारे इस वेबिनार श्रृंखला और कम्युनिकेशन टुडे के एक नियमित कंट्रीब्यूटर के रूप में आपका सहयोग मुझे कई वर्षों से मिलता रहा है। प्रोफेसर श्याम माथुर जी, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 4 दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहे और इस वेबिनार में पहले भी सहभागिता कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं जयपुर से। और भुवनेश्वर से डॉक्टर मेहुल अग्रवाल, जो भी एक अध्येता हैं, भुवनेश्वर में हैं और मीडिया शिक्षण से और शोध से लंबे समय से जुड़े। इनका विस्तृत परिचय जब मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा अपनी बात करने के लिए, उस समय दूंगा। मैं आप तीनों जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं, जिनका फिल्म के साथ, फिल्म इतिहास के साथ और फिल्म शोध के साथ बहुत गहरा जुड़ाव रहा है, मैं उनका परिचय आपके साथ कराऊंगा। आज का हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इस आयोजन की प्रेरणा भी प्रोफेसर मृणाल चटर्जी ने दी है। 14 मार्च 1931 का दिन भारतीय फिल्म इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, जब आलम आरा नाम की एक फिल्म दिखाई जाती है और उसके पहले हमारे देश में जितनी फिल्में थी वो सब साइलेंट फिल्म्स थी, मूक फिल्में थी। तो एक तरह से युगांतकारी परिवर्तन देखते हैं हम, क्रांतिकारी परिवर्तन देखते हैं हम 14 मार्च 1931 को। हम ये चाहते थे आयोजन 14 मार्च को करना, लेकिन होली त्योहार के कारण हमने इसे 2 दिन बाद आयोजित कर रहे हैं। तो ये जो आलम आरा पहली सवाक फिल्म थी, इसने न केवल भारत में सिनेमा के तकनीकी पहलुओं को बदला, बल्कि दर्शकों की फिल्म देखने की जो धारणा थी, फिल्म देखने का जो उनका नजरिया था, उसको भी एक तरह से नया स्वरूप दिया। 1913 में दादा साहब फाल्के की एक राजा हरिश्चंद्र फिल्म से हमारे देश में सिनेमा की एक यात्रा शुरू होती है। एक तरह से भारत में मूक सिनेमा का स्वर्ण युग शुरू होता है दादा साहब फाल्के की प्रेरणा से, उनके प्रयासों से। लेकिन उस समय दृश्य केवल मूक होते थे, संवाद नहीं होते थे, इसलिए भावनाओं और कहानी को दर्शाने के लिए कलाकारों को नाटकीय अभिव्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता था और एक शारीरिक भाषा, इसका उन्होंने एक विशेष तरह से प्रयोग करना पड़ता था। हालांकि मुझे याद है जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो मूकाभिनय की प्रतियोगिताएं हम लोग करते थे और मूकाभिनय के माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इसके आप किस तरह से बात करते हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला है। तो जिस तरह से मूक फिल्मों के दौर से हम आगे बढ़ते हैं, आवश्यकता और ये मनुष्य का शायद जो जुनून और जिजीविषा की भावना है, उसने हमारे उस पूरे दौर को प्रभावित किया है। तो अब भारत में भी शायद दर्शकों के मन में ऐसी इच्छा जगी हो कि काश ये जो आकृतियां हम देख रहे हैं पर्दे पर, ये बोलना शुरू कर दें, और इसको साकार किया अर्देशर ईरानी ने, और आलम आरा के रूप में वो एक फिल्म लेकर के हमारे सामने आते हैं। ये फिल्म इंपीरियल मूवीटोन के बैनर तले बनाई गई थी और उस समय सवाक फिल्म या टॉकी फिल्म बनाने के लिए कोई सुविधा हमारे पास नहीं थी। बहुत सारी चुनौतियां थी। स्टूडियो में धनी साउंड रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ती थी ताकि बाहर का जो व्यवधान है, डिस्टरबेंस है, वो नहीं हो। वो जो माइक होते थे
अधिकांश हमारे जो मित्र हैं वो आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, और आप देखते हैं किस प्रकार से वो माइक, छोटा सा माइक, लेपल माइक लगा करके रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वो बहुत बढ़िया आवाज उसमें रिकॉर्ड होती है। लेकिन पहले वो माइक कलाकारों के कपड़ों में छिपा करके या पर्दे के पीछे छिपाना पड़ता था। बड़े बड़े माइक जिस तरह से होते थे, तो माइक्रोफोन बहुत बड़े और भारी भी होते थे, तो उनसे रिकॉर्डिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो आलम आरा वो फिल्म थी जिसमें पहली बार गीत जोड़े गए। दे दे खुदा के नाम पर, ये फिल्म आज भी आप रेलवे स्टेशनों पे या रेल यात्रा के समय उन भिक्षुओं के मुंह से सुन सकते हैं। और इस गीत को लिखा था वजीर मोहम्मद खान ने। ऐसा कहते हैं इस फिल्म में 7 गीत थे। दुर्भाग्य, जिसने भारत में एक नए युग की शुरुआत की, उस फिल्म की कोई प्रति आज तक नहीं मिली है। केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वो फिल्म बनी होगी और कैसे कलाकारों ने उसमें अभिनय किया होगा। उस दौर के बड़े प्रख्यात कलाकार पृथ्वीराज कपूर, जिसने इस फिल्म में राजकुमार का रोल किया, जुबेदा, जो आलम आरा के नाम से अपना अभिनय उसने किया, मास्टर विट्ठल और वजीर मोहम्मद खान आदि अनेक कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी भूमिका निभाई। यह फिल्म एक तरह से प्रेम और संघर्ष की कहानी थी। उस समय के सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों के प्रति एक नए सोच का प्रतीक ये कहानी बनती है। तो इस तरह से सवाक फिल्मों का दौर हमारे यहाँ शुरू होता है। संगीत, संवाद और आवाज, इसे सिनेमा का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं जब ये फिल्म पहली बार पर्दे पर दिखाई गई होगी मुंबई में, उस समय कितनी भीड़ पड़ी होगी। लोगों का हुजूम इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़ता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो एक प्रकार से आलम आरा के बाद भारतीय फिल्म के इतिहास में जो परिवर्तन हुआ है, उस पूरी यात्रा को हम समझने का प्रयास करेंगे हमारे इन 3 विशेषज्ञों के माध्यम से। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है, वहां पर आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं। ढेंकानल, वहां के रीजनल डायरेक्टर हैं आप। अभी लगभग 1 साल के अवकाश पर हैं। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी ने आईआईएमसी ज्वाइन करने के पूर्व सक्रिय पत्रकारिता में आप जुड़े रहे। दैनिक संवाद, उड़ीसा का एक प्रमुख दैनिक पत्र, उसके आप रीजनल एडिटर थे। पत्रकार और लेखक के रूप में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके लगभग 1 दर्जन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और वो उपन्यास कई भाषाओं में अनुदित हुए हैं। आप उड़िया, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी, चारों भाषाओं के जानकार हैं और इन चारों भाषाओं में समान अधिकार से आप लिखते बोलते हैं। तो आपकी ये जो प्रकाशन है, जो आपने क्रिएटिव राइटिंग की है, ये विभिन्न भाषाओं में अनुदित हुए हैं और उनको पूरा सम्मान मिला है। इसी तरह से आपने शोध के क्षेत्र में भी आपने पीएचडी की, डिलीट किया, और साइंस जर्नलिज्म को लेकर के आपने हिंदुस्तान टाइम्स की जो एक फेलोशिप थी, उस पर आपने विशेष काम किया। ईटीवी उड़िया में पूरा एक साइंस का शो आपने कई साल तक चलाया। तो कहने का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में एक अलग अलग डायमेंशन है। एक रिसर्चर के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और मेरे साथ तो आपका बहुत लंबा जुड़ाव है। मेरे सेवा काल में हमारे विश्वविद्यालय के साथ, हमारे विभाग के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा और अनेक आयोजनों में, अकादमिक आयोजनों में भी आपका जुड़ाव रहा और हमें सहयोग मिलता रहा। मैं प्रोफेसर मृणाल चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय को लेकर के जो कुछ आपका अनुभव है हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी। थैंक यू। नमस्कार। आलम आरा was the first Indian talkie. बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। इसकी जो विज्ञापन था वो था ऑल लिविंग, ब्रीदिंग, 100% टॉकिंग। आप सोचो, एक विज्ञापन 100% टॉकिंग, यह है विज्ञापन। इंडियाज फर्स्ट परफेक्ट टॉकी। ये परफेक्ट टॉकी क्यों इसको कहा गया है, इसके छोटी सी एक कहानियां है, वो बाद में बताऊंगा। ये रिलीज हुआ 14 मार्च 1931, जैसे संजीव जी ने बताया, मैजेस्टिक थिएटर बॉम्बे में।
आलमारा का मतलब है ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आभूषण, ये है वर्ड की मीनिंग। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक पारसी थिएटर में ये नाटक के रूप पे ये किया जाता था। अर्देशीर ईरानी इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उन्होंने, अच्छा, ये अर्देशीर ईरानी जो है, इनकी स्टोरी भी बड़ा दिलचस्प कहानी है। अर्देशीर ईरानी पारसी हैं, जो अरेस्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो ईरान से आए हुए थे इंडिया, उनके पूर्वज आए हुए थे। इनके जन्म जो है पुणे में। जिंदगी में बहुत पापड़ वेले, टीचर हुए, केरोसिन इंस्पेक्टर हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे। ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर ही मेट वन पर्सन कॉल्ड अब्दुल्ला यूसुफ अली। ये अब्दुल्ला यूसुफ अली जो है, उस जमाने में तंबू थिएटर चलाया करते थे। He used to run this टेंट फिल्म्स। बहुत जगह जाके तंबू लगा के फिल्म दिखाया करते थे। अर्देशीर ईरानी joined him and both of them did this. And gradually अर्देशीर ईरानी moved towards production. ढेर सारा उन्होंने ये जो मूक चलचित्र इसको किया, नल दमयंती से शुरू किया था और काफी सारे उन्होंने किया। इस बीच उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड के उसकी रिप्रेजेंटेटिव भी हो गए। एंड बोथ ऑफ देम बॉट दिस अलेक्जेंड्रा थिएटर व्हिच वाज लोकेटेड इन कमातीपुरा इन बॉम्बे। ये अलेक्जेंड्रा थिएटर में वो बहुत सारे फिल्मों की जानकारी हासिल की, फिल्में बनाने कैसे होते हैं इसकी जानकारी भी हासिल की। And then, as I told, 1920, he started his own film, Nal Damayanti, which was a hit. And by 1930, he was an established producer. अब ये जो है आलमारा तैयार करने की आइडिया कैसे आया? In 1929, he saw an American part talkie film known as Showboat. Part talkie क्यों? उसमें पूरा सवाक नहीं था, 40%, अराउंड 40% की डायलॉग्स थे। उनको देखा और उनको देख के उनके मन में ख्याल आया कि हम भी ऐसे बना सकते हैं। तब कोई साधन नहीं था, रिकॉर्डिंग आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई मशीन भी नहीं था, कोई स्टूडियो भी नहीं था। बट ईरानी ठान लिया उनको हमें करना है। सो व्हाट इट डिड, he decided to आलमारा इसको लिखा था जोसेफ डेविड पेनकर ने। उनको इन्होंने लिया, अमेरिका से एक साउंड रिकॉर्डिस्ट को उन्होंने बुलाया। वो आए नया मशीन वशीन लगा के, बट ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सो अर्देशीर ईरानी ने खुद वो रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है उसको सीखा और ये फिल्म चालू किया, फिल्म तैयारी चालू किया। हीरो वो लेना चाहते थे, हीरोइन वो लेना चाहते थे सुलोचना को। सुलोचना इज रूबी मेयर्स, लेकिन उनको हिंदुस्तानी नहीं आती। एंड ही वांटेड टू मेक दिस फिल्म इन हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी इज हिंदी उर्दू मिला जुला एक लैंग्वेज जो कि बहुत प्रचलित था और है भी। तो उसमें वो करना चाहते थे। और ये जो सुलोचना है जिनकी कंटिन्यू, I was telling you about Ruby Mayers, who was known as Sulochana, and Ardeshir Irani used to take her as heroine in his films, but because she didn't know Hindustani properly, she was not taken, and Jubaida was taken. Similarly, as a hero, he wanted to take Prithviraj Kapoor, but however, he took Master Vittal. वो महाराष्ट्रियन है और ये जो साइलेंट फिल्मों में, बहुत सारी साइलेंट फिल्मों में वो उन्होंने काम किया था। उनको ये जो शूटिंग हुआ ये रात की 1 से 4 बजे तक के बीच होता था। ये 1 से 4 की क्यों? क्योंकि उसी टाइम में मुंबई की लोकल ट्रेन नहीं चलती थी और इनकी जो स्टूडियो था वो था रेलवे स्टेशन के पास। बड़ा मुश्किल मशक्कत से ये फिल्मों की शूटिंग खत्म हुआ, फिल्म खत्म हुआ। 40,000 रुपया लगे खर्चा।
जब रिलीज हुआ, इट बिकेम अ सुपर डुपर हिट. इन फैक्ट, जैसे मैंने रिसर्च से जाना, इट अर्नड 72 टाइम्स द मनी दैट वाज इन्वेस्टेड. 27-28 लाख रुपया उन्होंने कमाया था इस फिल्म से. But that's not very important. The important thing is what Alamara did to Indian cinema. To my mind, Alamara did 5 things to Indian cinema. One, obviously, it brought in sound to Indian cinema. And with that, the Indian cinema changed forever. ये जो मूक चलचित्र, ये तो आलमारा रिलीज हुआ 1931. मूक चलचित्र 1934 तक था. रेगुलर मूक चलचित्र होते थे. And then after that, it stopped. So we switched to talkies altogether. Right? That's number one. Number नहीं कर पा two, रहा हूँ. Alam Ara is the film which brought in a change in content. इससे पहले ज्यादातर माइथोलॉजीज हुआ करते थे. आलम आरा माइथोलॉजी नहीं है कि फैंटेसी फिल्म है. तीसरा, इससे पहले कोई ये तो नहीं था, साउंड तो नहीं था, बट हिंदुस्तानी, हिंदी प्लस उर्दू, ये जो मिला जुला भाषा, ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की लिंगुआ फ्रैंका बन गया आफ्टर आलम आरा. दैट इज वन ग्रेट चेंज दैट आलम आरा ब्रॉट इन. Fourth, Alam Ara had 7 songs. The first song आज अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे दे दे. तो ये जो सॉन्ग एंड डांस इंडियन फिल्म की एक इंटीग्रल पार्ट है, इसकी जो न्यू है, फाउंडेशन है, इट वाज सेट अप बाय Alam Ara. It started this tradition of having many songs and dances. And another thing, the Indianness in Indian cinema. Before Alam Ara, the Indian film industry was dominated by American films. Yes, we had our silent films, but when it comes to economics, it was dominated by American films. Post Alam Ara, gradually, Indian films में Indian film economy को dominate करने लगा. And last but not the least, ये जो मल्टीकल्चरल एक इथॉस हम देखते हैं फिल्मों की दुनिया में, एक मल्टीकल्चरल इथॉस, पूरी भारत के लोग एक साथ काम करते हैं, ना धर्म, ना भाषा, ना जात, ना पात, कुछ नहीं है. The kind of India that we dream of, that multicultural, सारे एक साथ मिलके काम करना, that happened in film industry, and Alam Ara laid foundation for that kind of an industry in which, consider Alam Ara, Ardesar Irani was a Parsi, the hero is a Hindu, the heroine is a Muslim, right? Film, it was written by somebody who is a Jew. David was a Jew. Yes, the first song was sung by a Muslim, right? So that is Indian film industry, right? That syncretic Indian culture, which will be a hallmark of Indian cinema, the foundation of which was laid by Alam Ara. अभी के लिए इतना ही, और वक्त आए बोल लें, फिर टाइम मिलेगा, फिर दोबारा आएंगे. थैंक यू वेरी मच. चलिए, बहुत बहुत आभार भाई मृणाल जी. आपने आलम आरा फिल्म के उस योगदान को, कि उसने भारतीय सिनेमा के विभिन्न पक्षों में किस तरह से योगदान दिया, जिसकी नींव पर आने वाले समय में हमारे देश का सिनेमा खड़ा होता है. फिल्म की शुरुआत के कुछ रोचक पक्ष, किन परिस्थितियों में हमारे यहाँ सवाक फिल्मों की यह यात्रा शुरू होती है,
उसकी एक बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी, किस प्रकार गीत, संगीत और संवाद की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई श्याम माथुर को। श्याम माथुर मूलतः फिल्म पत्रकार और फिल्म विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। फिल्मों का अद्भुत संग्रह आपके पास एक दौर में था, कालांतर में आपने वो अपना सारा संग्रह नेशनल फिल्म आर्काइव्स को भेंट कर दिया। आपके पास बहुत सारे इस तरह के दुर्लभ कैसेट्स, पोस्टर्स, आलेख और पुस्तकें अपने लगभग 4-4.5 दशक का वो जो आपका एक जर्नलिस्टिक जर्नी थी, उसमें आपने संग्रह किया था। फिल्मी दुनिया के अनेक कलाकारों को इंटरव्यू करने का आपको मौका मिला। जब आप राजस्थान पत्रिका में थे तो वहां का फिल्म परिशिष्ट आप देखते थे, और उसी कारण से आपने फिल्म के अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को भी कवर किया फिल्म फेस्टिवल्स के साथ साथ। यूं आपके करियर की शुरुआत अजमेर के एक छोटे दैनिक के साथ शुरू हुई, लेकिन आपने अपनी परिश्रम और कमिटमेंट के साथ निरंतर आगे बढ़ते गए और नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े। और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वे जानते होंगे राजेंद्र माथुर जी को, हिंदी पत्रकारिता का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने साथी पत्रकारों के लिए संघर्ष किया और एक तरह से हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी। मूलतः अंग्रेजी के प्राध्यापक थे इंदौर में, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। संयोग से श्याम माथुर जी को उनके सानिध्य में भी काम करने का मौका मिला जब जयपुर से नवभारत टाइम्स का संस्करण शुरू हुआ। संस्करण बंद होने के बाद जीवन में कुछ संघर्ष रहे, समाचार जगत में काम किया आपने, और उसके बाद एक लंबी पारी राजस्थान पत्रिका के साथ रही। फिर राजस्थान पत्रिका भी आपने छोड़ा और फ्रीलांसर के रूप में अनेक इस तरह के जो फिल्म्स के सिंडिकेट्स हैं, गूगल है, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ आप जुड़े रहे और पूरी तरह से आपने अपने आप को उसी में एक तरह से खपा दिया। फिल्म को लेकर के, पत्रकारिता को लेकर के आपकी अपनी एक विशिष्ट दृष्टि है, विश्लेषण है, और अभी भी आप स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में इन मुद्दों को लेकर के अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं। फिल्म के बारे में जब भी मुझे कुछ जानकारी लेनी होती है या कहीं कोई जिज्ञासाएं होती हैं तो श्याम जी उस दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे लिए एक तरह से सोर्स होते हैं। एक श्याम जी हैं और एक एमडी सोनी जी। एमडी सोनी को जब मैंने एक छोटा सा क्लिप भेजा था कल वीडियो, तो उन्होंने मुझे एक आर्टिकल भेजा जो स्वर सरिता में छपा था। उसमें भी उन्होंने इस फिल्म को लेकर के कुछ पुराने जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनकी जानकारी दी है। तो जब श्याम जी को मैंने कहा तो उनसे मैंने यही कहा था कि पूरी यात्रा में जिस तरह से बदलाव हुआ है आलम आरा के शुरुआत के साथ, आप उसकी कुछ जिक्र करें। तो मैं चाहूंगा कि फिल्म के क्षेत्र में जो आपने एक लंबा समय बिताया है फिल्म पत्रकारिता और फिल्म को समझने में, तो उसके कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें भाई श्याम माथुर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भानवत जी। मैं हमारे साथियों को बताना चाहूंगा कि भानवत जी मेरे गुरु भी हैं, गुरु और सखा। और इस रूप में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब भी प्रयास करता हूँ। लेकिन ये ठीक है कि उनके पास भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो इतने सक्रिय आज भी हैं और हम लोगों को इस वेबिनार के बहाने जोड़ते रहते हैं। तो इसके लिए भी मैं उनका आभार जताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आलम आरा पे हम लोग काफी कुछ जानकारी लगभग हम सभी को है और बहुत सी चीजें हमने इस पे चर्चा पहले भी की, आज भी करेंगे। दो चीजें जो मैं समझता हूँ जिसके लिए आलम आरा का कंट्रीब्यूशन हमेशा याद किया जाएगा, वो दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि पहला तो सबसे बड़ा ये है कि आलम आरा ने भारतीय जो फिल्म बिजनेस था उसको बिजनेस से हटा के इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाया। उद्योग का दर्जा आज हम देख रहे हैं कि हम सिनेमा उद्योग बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, वो आलम आरा के वक्त से शुरू हुआ। और दूसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आलम आरा ने हमारे देश में रीजनल सिनेमा, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, रीजनल सिनेमा की भी एक तरह से नींव रखी। इन दोनों पहलुओं पर मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा।
तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किस तरह आलम आरा ने सिनेमा बिजनेस को उद्योग के रूप में बदला। जैसा अभी भाई मृणाल जी ने भी बताया कि मास्टर विट्ठल ने इसमें काम किया, पृथ्वीराज कपूर ने इसमें काम किया। तो जो लोग सिनेमा के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, वो इस बात को जानते होंगे कि जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ, तो स्टूडियो सिस्टम हुआ करता था। स्टूडियो यानी आप यूँ समझ लीजिए कि एक कॉर्पोरेट कंपनी है जो कलाकारों को, नायक नायिका या सहायक कलाकार है, उनको अपने यहाँ अनुबंध पे, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा करती थी। और उस स्टूडियो के परमिशन के बिना वो बाहर की दूसरी फिल्मों में काम नहीं कर सकते थे। जब आलम आरा की प्लानिंग आरदेशिर ईरानी ने की, तो मास्टर विट्ठल को मुख्य भूमिका में लेना चाहते थे। उस समय मास्टर विट्ठल शारदा स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे। अब मास्टर विट्ठल के सामने दुविधा ये थी कि वो देश की पहली सवाद फिल्म का हिस्सा बनने का लालच छोड़ नहीं पा रहे थे। लालच कहें या उत्सुकता या जो एंजाइटी होती है कि एक नया कदम, एक नए नए कदम रख रहा हमारा सिनेमा, उसका मुझे पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। तो मास्टर विट्ठल ने जो अपनी कंपनी थी शारदा फिल्म स्टूडियो, उनसे बहुत अनुनय विनय किया, आग्रह किया कि भाई मुझे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दीजिए। लेकिन शारदा स्टूडियो वालों ने ऐसा नहीं किया। तो उनके इनकार करने के बावजूद मास्टर विट्ठल ने आलम आरा में काम किया। ये एक इतिहास बन चुका है। बाद में शारदा स्टूडियो ने मास्टर विट्ठल पर और आरदेशिर ईरानी जो आलम आरा के डायरेक्टर रहे, उन दोनों पर कोर्ट में मुकदमा किया। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुकदमे में मास्टर विट्ठल के और आरदेशिर ईरानी के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम पाकिस्तान के संस्थापक के तौर पे जानते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत और उनके सहयोग से मास्टर विट्ठल ने यह मुकदमा जीता और तब जाकर यह फिल्म रिलीज हो पाई। इस पहलू के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है, तो मैं समझता हूँ एक तो यह लोगों को पता होना ही चाहिए। दूसरा यह है कि वो जो स्टूडियो सिस्टम था और उसकी वजह से जो मास्टर विट्ठल को परेशानी हुई या आरदेशिर ईरानी को परेशानी हुई कि एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं, कदम कदम पे रुकावटें, रोड़े, कानूनी अड़चने उसमें आ रही है। तो उसके बाद सिनेमा उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने इस स्टूडियो सिस्टम को धीरे धीरे इसमें ढील देने की शुरुआत की। और अब बाद में सन 50 में आते आते, 50 के दशक तक आते आते ये स्टूडियो सिस्टम धीरे धीरे बिखरने लगा और फिर कलाकार एक स्वतंत्र तौर पर काम करने लगे। हालांकि ये प्रणाली, ये सिस्टम आज भी है कि जब कोई कलाकार किसी फिल्म को साइन करता है तो वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में उस फिल्म मेकर्स के साथ बंधा होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही उसे काम करना होता है। लेकिन जिस तरह स्टूडियो सिस्टम में उन पर पाबंदियां हुआ करती थी और सख्ती हुआ करती थी, वो बाद में धीरे धीरे कम हुई। और आलम आरा को मैं इस बात का श्रेय देता हूँ कि उन्होंने भारत के जो फिल्म बिजनेस था उसको उद्योग की तरफ बढ़ाया। एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जैसा हमने अभी चर्चा में भी कहा कि आलम आरा का कोई प्रिंट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये वाकई हमारे लिए बहुत तकलीफ की बात है। और इत्तेफाक से मुझे इस बारे में पिछले दिनों एक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर है, उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला था। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर मुंबई में फिल्म रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। जो लोग फिल्मों से गहराई से जुड़े हैं उन्होंने पीके नायर का नाम सुना होगा, जिन्होंने नेशनल फिल्म आर्काइव के डायरेक्टर के तौर पे लंबे समय तक अपनी पारी खेली। अब हालांकि वो हमारे बीच नहीं है। तो पीके नायर की तरह ही शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर लंबे समय से मुंबई में रहते हुए पुरानी फिल्मों को खोज कर और उनके प्रिंट ढूंढ के जिस हालत में भी उनको रिस्टोर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया है कि आलम आरा का कोई प्रिंट दुनिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो इसकी क्या वजह है। तो और तमाम कारणों के साथ साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि उस समय जो फिल्में सेलुलाइट पर पिक्चराइज की जाती थी, जो रील हुआ करती थी, उस रील का निर्माण नाइट्रेट केमिकल की मदद से होता था और उस नाइट्रेट में चांदी की बहुत बड़ी मात्रा हुआ करती थी। तो पूरी संभावना इस बात की है कि आरदेशिर ईरानी के परिवार ने अपने बुरे दौर में उस रील को बेच के या उसको गला के या उसका कोई उपयोग करके चांदी का इस्तेमाल किया होगा। और तब उन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं कि हम कितनी बड़ी विरासत को, देश की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण जो फिल्म है उसको नष्ट करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए चिंता की बात है। और इसी इंटरव्यू के दौरान शिवेंद्र ने मुझे ये भी बताया था
कि आलम आरा के रिलीज होने के समय तक यानी 1931 तक 1139 मूक फिल्में देश में बनी थी, लगभग 1100 से ज्यादा फिल्में, और उनमें से सिर्फ 29 फिल्में आज हमारे पास हैं। अब अंदाज लगाइए कि लगभग 1100 फिल्में वो किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है कि हम अपनी विरासत को और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने में कितने गंभीर होकर काम करते हैं। ये बहुत बड़े चिंता का विषय हम लोगों के लिए होना चाहिए। खास तौर से सिर्फ 100 साल पुरानी ये बात है, आलम आरा जैसे 1931 में रिलीज हुई, अगले 6 साल बाद हम उसकी जन्म शताब्दी मनाएंगे और तब हमें पता लगेगा कि वो फिल्म यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। तो ये बहुत हम लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि किस तरह हम अपनी विरासत के साथ, धरोहर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको सहेज के भी नहीं रख पाते हैं। हालांकि बाद के दौर में सरकार ने व्यवस्था की और आज कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका एक प्रिंट नेशनल फिल्म आर्काइव में जमा कराना होता है, और आर्काइव में अच्छा खासा बजट है तो फिल्मों को रिस्टोर करके उनको सहेज के वो लोग रखते हैं। तो खैर ये एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि मैं जैसा मैंने शुरू में कहा कि आलम आरा की वजह से हमारे देश में रीजनल सिनेमा का एक तरह से जन्म हुआ, और आज हम देखते हैं कि हिंदी फिल्मों के साथ साथ रीजनल सिनेमा भी बराबर खड़ा है, कदम से कदम मिला के चल रहा है, और कुछ मायने में तो रीजनल सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र करता हूँ, जिसे सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे बांग्ला सिनेमा। तो जिस साल आलम आरा रिलीज हुई थी उसी साल के आखिर में बांग्ला में जमाई षष्ठी नाम से पहली टॉकी फिल्म रिलीज हुई थी, और उसी दौर में लगभग 1931 में तमिल और तेलुगु में भी 2 टॉकी फिल्में, उनके दोनों के टाइटल थे कालिदास, वो रिलीज हुई, और मराठी में अयोध्याचे राजा वो 1932 में आई, और 1932 में ही गुजराती में नरसिंह मेहता रिलीज हुई। तो ये जो रीजनल सिनेमा का आज जो हम सिनेरियो देख रहे हैं कि किस तेजी से तमिल तेलुगु में फिल्में बन रही है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे और सिनेमा घरों में उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो ये शुरुआत आलम आरा की वजह से, उससे प्रेरणा लेकर जो हमारे रीजनल फिल्मकार थे उन्होंने अपनी भाषा में लोगों को जोड़ने के लिए उनकी भाषा में उनके कथानक में फिल्में बनाने की शुरुआत की, और देखते ही देखते रीजनल सिनेमा हिंदी सिनेमा से आगे निकल गया। एक और जो महत्वपूर्ण बात जिसके लिए आलम आरा को याद किया जाना चाहिए कि उसने फिल्मों के कथानक में जबरदस्त बदलाव किए। 1931 से पहले जब साइलेंट सिनेमा का दौर था, उस दौर में अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि ज्यादातर फिल्में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे या पौराणिक और धार्मिक इन विषयों पर बना करती थी। पहली बार आरदेशिक ईरानी ने एक ऐसे समाज में जहां फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था, उस दौर में उन्होंने एक रोमांटिक किस्म की कहानी ली और उसे पिक्चराइज किया, और बहुत बड़ा उन्होंने एक खतरा मोल लिया कि किस तरह दर्शक उससे जुड़ भी पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन वो सफल रही। और आज हम देख रहे हैं कि धार्मिक और पौराणिक कथानक सिनेमा में कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं, और रोमांटिक, ऐतिहासिक या दूसरे कथानकों पर सिनेमा बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आलम आरा का हम मानते हैं। हम लोगों ने कई मौकों पर ये जिक्र किया है कि आलम आरा में पहला गाना, गीत संगीत, वो सब हमको पता है कि 7 गाने उस फिल्म में हुआ करते थे। तो ये जो म्यूजिकल ट्रीटमेंट सिनेमा का था, जो आलम आरा से शुरू हुआ, और आज हम किसी भी फिल्म की कल्पना गीत संगीत के बिना नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर ये भी चर्चा करना चाहूंगा कि आलम आरा जब 1931 में रिलीज हुई, उसके ठीक 1 साल बाद एक हिंदी फिल्म आई थी इंद्र सभा, उसमें 72 गाने थे, 72 सॉन्ग्स। आप अंदाज लगाइए कि उस दौर के लोगों को सिनेमा के पर्दे पर गीत संगीत से कितना लगाव और कितना आकर्षण था कि अगले साल एक फिल्म आती है जिसमें 72 गाने रखे जाते हैं, और लगभग हर फिल्म में आज हम देख रहे हैं कि गाने किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। और बहुत से लोगों को शायद हीर रांझा फिल्म का भी याद होगा कि पूरी फिल्म, उसमें कोई डायलॉग नहीं है लेकिन पूरी फिल्म लिरिकल बेस्ड है। कैफी आजमी ने पूरी फिल्म के लिए शेर लिखे और पूरी फिल्म शेरो शायरी पर आधारित है। तो आप देखिए कि जी आलम आरा ने जो गीत संगीत का जो कारवां शुरू किया और कैसे लोग जुड़ते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। और आज हम हॉलीवुड वाले भी ये मान के चलते हैं
कि भारतीय फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें गीत और संगीत बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे किसी खूबसूरत शरीर में एक आत्मा। अगर आप हालांकि बहुत रेयर केस में कुछ फिल्में ऐसी बन रही है जिनमें गीत संगीत नहीं है, लेकिन आप किसी खूबसूरत शरीर से आत्मा निकाल दें, गीत संगीत को हटा देने का लगभग यही मतलब लोग मानते हैं। तो कोई भी फिल्म आज हम देख रहे हैं कि गीत संगीत के बिना पूरी नहीं हुई। तो ये आलम आरा का एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय सिनेमा के संदर्भ में मानता हूँ। और जैसा हमने बताया कि 1931 में ये रिलीज हुई और आने वाले 6 साल में ये शताब्दी का सफर अपना पूरा करेगी आलम आरा। तब भी कई तरह के आयोजन होंगे। और इसी अवसर पर मैं एक और त्रुटि की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल भी मेरी चर्चा मानव जी से की थी। अभी जयपुर में पहली बार आईफा का आयोजन किया गया और इस आईफा में शोले फिल्म की गोल्डन जुबली को एक बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया गया। ये बताया गया कि शोले को रिलीज हुए 50 साल हो गए हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि शोले जो है वो 1975 में 15 अगस्त के दिन रिलीज हुई। यानी उसके 50 साल पूरे होने में अभी भी कम से कम 5 महीने का समय बाकी है। इसके बावजूद उत्साही लोगों ने, आयोजकों ने उस फिल्म को 50 साल की गोल्डन जुबली का आयोजन किया और जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में इसे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया। और ये भी कहा गया कि राज मंदिर ने भी अपनी गोल्डन जुबली मना ली है, जबकि राज मंदिर की भी गोल्डन जुबली 23 जून को पूरी होगी, क्योंकि उसकी पहली फिल्म भी 23 जून को रिलीज हुई। तो ये भारतीय सिनेमा के साथ इस तरह के जो कैजुअल ट्रीटमेंट है और उसका नतीजा हमने देखा कि आलम आरा का कोई प्रिंट नहीं है। तो जब हम आज से 6 साल बाद इसकी शताब्दी मनाने जाएंगे तो कम से कम हम जैसे जो सिनेमा के विद्यार्थी हैं उनका ये चिंतित होना लाजिमी है कि हम अपनी संस्कृति और धरोहर को पूरी गंभीरता से लें। और जो सिनेमा उस दौर का, अब चूंकि वो कहीं उपलब्ध नहीं है, हम उसको अब तलाश भी नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय के लिए अपनी फिल्मों को, अपने जो कल चलचित्र जिस तरह के भी हैं उनको हम सहेज के रखें और अपनी आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि ऑथेंटिक रूप में पूरी जानकारी दें कि भाई 15 अगस्त को अगर कोई फिल्म रिलीज हुई है तो उसकी गोल्डन जुबली 15 अगस्त या उसके बाद ही बनाई जानी चाहिए, न कि 6 महीने पहले। तो ये हमेशा के लिए आपने एक संदर्भ गलत कर दिया है। तो आलम आरा के बहाने हम इस चिंता को जता सकते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा झटका झेल चुके हैं कि देश की पहली टॉकी फिल्म का कोई प्रिंट हमारे पास नहीं है। फिल्म की एक बुकलेट मुंबई के एक फिल्म क्यूरेटर के पास होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि ये इकलौती बुकलेट है। हालांकि इस दावे में भी संदेह है, क्योंकि उस समय तक बुकलेट्स का दौर शुरू नहीं हुआ था। फिर भी हम देख रहे हैं कि आलम आरा को लेके हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक प्रामाणिक जानकारी नहीं है। तो आलम आरा के बहाने आज हम इस पर भी सरोकार जता सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं, और भी जो वक्ता बोलेंगे उनको हम चर्चा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार श्याम जी। आपने आलम आरा के बहाने बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की, विशेषकर हमारी जो संस्कृति और धरोहर और विरासत को बचाए रखने की है। वास्तव में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आलम आरा का जिस समय प्रदर्शन किया गया था उस समय के अखबारों में अवश्य कुछ रिव्यूज मिलते हैं जिसमें ईरानी के इन प्रयासों की तारीफ की गई थी, लेकिन जो तकनीकी पक्ष में अपरिपक्वता थी उस पर भी टिप्पणियां की गई थी। तो ये बात सही है कि हमने उस पहली फिल्म का जो एक संरक्षण की अपेक्षा थी उस समय की पीढ़ी से, वो नहीं कर पाए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, परिवार की आर्थिक संकट के कारण उसको उपयोग कर लेना अपने आर्थिक संकट में, या जैसा मैंने कहीं पढ़ा था कि वो आग लग गई थी वहां, उसमें वो नष्ट हो गई। फिल्म आर्काइव्स में उसका एक प्रिंट था, लेकिन आर्काइव्स के अधिकारियों ने कहा कि ये फिल्म 60 के बाद कोई प्रिंट नहीं मिलता है, और उस फिल्म आर्काइव्स की स्थापना 1964 में हुई थी। तो उन्होंने वो जिम्मेदारी लेने से एक तरह से मना कर दिया। लेकिन ये भी बहुत आपने एक रोचक तथ्य दिया कि 1139 मूक फिल्में बनी हमारे देश में। तो कितना बड़े स्तर पे ये काम हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से मात्र 29 फिल्में हमारे पास बची है उस दौर की। संयोग से 1913 का भारतेंदु हरीशचंद्र के
क्लिप्स तो मुझे देखने को मिले और शायद श्याम जी ने ही दिए थे, और जब हमने एक फिल्म पे एक आयोजन किया था उसमें इन क्लिप्स को हमने दिखाया भी था। लेकिन इस वेबिनार के बहाने हम एक तरह से इस बात को रेखांकित कर सकते हैं कि हम ये इनके इन प्रकारेण हमारी उस विरासत को संभालने के लिए और ऐतिहासिक तथ्यों की ओर विशेष सतर्कता बरतें। नहीं तो आने वाले दौर में जब इन्हीं तथ्यों के आधार पर या अखबारों के आधार पर या जानकारियों के आधार पर इतिहास लेखन किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। तो बहुत सतर्कता और सावधानी की अपेक्षा है, चाहे वो शोले के 50 वर्ष हों, राज मंदिर के 50 वर्ष हों या ऐसे ही कोई अन्य मुद्दे हों, तो उन पर हमें एक विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। चलिए महाराज जी, आइए अब मेहुल जी से एक लाइन सुनते और हैं जोड़ना उनके चाहूंगा अनुभव। महाराज जी, हाँ जी। एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। आपने रिव्यू की बात की कि आलम आरा हम्म, को लेके उस समय के अखबारों में जो रिव्यूज थे, उसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन थी कि 78 मुर्दे जीवित हो उठे। अच्छा। हाँ, फिल्म में दरअसल 78 कलाकार थे हम्म, और उनको 78 कलाकारों की जो आवाज थी, तो ये बताया गया रिव्यू में कि 78 मुर्दों को अगर जीवित रूप में देखना तो आप इस फिल्म को देखिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा बात थी। रोचक। ये हाँ, अखबार का नाम ध्यान है आपको? नहीं ये नाम कहीं मिलता नहीं है, रिव्यू में ही मिलता है कि ये लाइन देखी। अच्छा अच्छा अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, क्योंकि वो सिनेमा पे डे वन से चीजें छापता रहा है। राजा हरिश्चंद्र के वैसे बारे जो मैंने पढ़ा था वो बॉम्बे क्रॉनिकल की रिव्यू थी जिसमें उनके ध्वनि और तकनीकी पक्ष पे हाँ, टिप्पणियां की गई थी। थैंक तो अब तो मुझे लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी को भी डिजिटल कर दिया गया है, तो कोई जी, फिल्म पे यदि शोध करें तो कोशिश करें उस दौर के मार्च अप्रैल की बात होगी 1913 के यदि अखबार मिल जाएं तो आप उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आइए अब डॉक्टर मेहुल अग्रवाल से हम सुनते हैं उनके अनुभव। डॉक्टर मेहुल अग्रवाल इस समय बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है, वहाँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का जो उनका स्कूल है, बिरला स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कर रहे हैं। संयोग से आपने अपना पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ इसकी परीक्षाएं भी आपने पास की हैं, और आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो फिल्म, टेलीविजन, मीडिया एंड जेंडर स्टडीज, ये आपका मुख्य एरिया है। और जेवीएस कॉलेज ऑफ कोलकाता, वहां से आपने अपना मास्टर्स उपाधि प्राप्त की है, और एक फिल्म के रिव्यूअर के रूप में, फिल्म के रिसर्चर के रूप में आपने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मैं डॉक्टर मेहुल अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर मेहुल। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आपकी? जी सर, नमस्कार सभी को। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि सर आपने, मृणाल सर ने मुझे ये मौका दिया दैट आई कैन शेयर माय थॉट्स विद ऑल ऑफ यू। सर मैं थोड़ा ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं मतलब मेरे जान पहचान के जो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। जब मृणाल सर और श्याम सर जैसे दिग्गज अपनी बात रखते हैं, पहले तो मतलब बहुत कुछ रह नहीं जाता बोलने के लिए, बट आई विल ट्राई कि I'll make use of everyone's time and add some value to the knowledge that we are here to share today. तो बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी इंग्लिश में, द पोएम इज द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उस पंक्ति की आखिरी दो लाइनें ऐसी थी कि आई टुक, मतलब वो रोड की बात कर रहे हैं कि वो एक जंगल में खड़े हैं, देयर आर टू रोड्स which are diverging in two different ways, and he does not know where the roads would lead to. So he writes that I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो आई थिंक अर्देशी ईरानी जो इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे आलम आरा के, उनके लिए भी ये बात काफी सही बैठती है दैट ही टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय. He could have also, because that was an era of silent films, he could have also continued to make other silent films and allowed someone else to catch up on the bandwagon of talkies that had already started in Hollywood, but after the Jazz Singer. But he took the chance, he had the dream कि नहीं मैं साउंड लेकर के आऊंगा सिनेमा में, एंड आई थिंक दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. तो उनके लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर जाने वाले पहले इंसान थे, उनकी भी एक बहुत फेमस पंक्ति है दैट
like that's one small step for a man, but one giant leap for a mankind. So I think Ardeshi Rinani's step was also a giant leap for Indian cinema, because today in India we are making 1,500 to 2,000 films per year on over 20 languages, and there are like more than 10,000 cinemas with 30,000 screens. तो और कितनी सारी सिनेमा स्क्रीन्स है जो अपने आप को एडवर्टाइज करती है ये कह के कि हमारे यहाँ डोल्बी एटमॉस सराउंड साउंड है. So like these kind of inventions that we can see today are all a fruit of that one decision that was taken 94 years back in like by Ardeshi Rirani in terms of making Alamara. So that is what Alamara is. That is the significance it holds, and that is how it galvanized Indian cinema, we can say. तो जैसा कि मृणाल सर और श्याम सर ने शेयर किया, आलमारा के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि ना ही सिर्फ साउंड बट कि प्लेबैक सिंगिंग भी इस फिल्म ने इंट्रोड्यूस की. यहाँ पे स्पीच में एक्टिंग में एक स्पीच का डायमेंशन जोड़ा गया, सो दैट like the exaggeration that is there in silent cinema, that was replaced by more nuanced acting. क्योंकि जब हम बोल नहीं पाते हैं तो हमें अपने एक्शंस के थ्रू ही सारी कहानी व्यक्त करनी होती है. सो दैट मेक्स इट मोर animated form of acting. But when we have the power of speech, we can say a lot through our words, and that changed how films were being films could communicate to people. An entirely new genre of musicals also started with this film. So that was a difference that Alamara brought onto the big screen. Also sirs were sharing ki कैसे मास्टर विठल जो थे, जो कि प्रोमिनेंट फेस थे सिनेमा के उस समय, और वो इतने पॉपुलर थे कि अर्देशी ईरानी दूसरी स्टूडियो से उनको ला करके कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद अपनी फिल्म में काम करवाना चाहते थे और करवाया भी. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ रह जाता है कि पहले उस रोल के लिए चॉइस दूसरी थी, और पहले महबूब खान जो कि बहुत मशहूर निर्माता है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ one of India's very few films to make it to the final list of Oscar nominees for foreign language, that is Mother India. The director of Mother India was the first choice to play the role of that Master Vitthal played in the film Alamara. However, because of commercial reasons, Ardeshi Rirani finally decided to go for the latter. And also कुछ मतलब अमेजिंग चीजें मुझे मिली जब मैं इस फिल्म के बारे में रिसर्च कर रहा था, कि जो अर्देशी ईरानी जी थे, उन्होंने अपना पहला फिल्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो उनको पैसों की जरूरत थी, वो भी उन्होंने लॉटरी से जीती थी. सो वी कैन से दैट दिस फिल्म आलमारा, दो इट वाज नॉट हिज फर्स्ट फिल्म, but it was a mix of dream, it was a mix of some crisis, luck, action, everything. As Mrinal sir was sharing कि वो विल्फर्ड डेमिंग जो आए थे अमेरिका से साउंड रिकॉर्डिंग सिखाने के लिए, वो इतना हाई चार्ज कर रहे थे उस जमाने में. 1931 में he was charging 100 rupees a day, which Ardeshi Rirani thought was almost impossible to pay. So he actually learned sound recording himself, and then himself was a sound recordist for this film. Also इस फिल्म ने क्या किया कि एक रीजनल अपील के लिए दरवाजे खोल दिए. जैसे कि श्याम शेयर कर रहे थे कि उसी साल में we saw the first Bengali talkie film, which was Jamai Sashti. So that was the same year we also saw the first Tamil talkie, that was Kalidasa. And the very next year, early next year in 1932, we saw the first Telugu talkie, that was Bhakt Prahlad. So Alamara was not just a start in itself. It was also the precursor to films in other regional languages. और इसी वजह से वो एक ऐसा रेलिक के तौर पे हम उसको देख सकते हैं जिसका कोई दूजा विकल्प नहीं. और साथ ही जो मतलब एक साउंड सिस्टम था, पहले क्या होता था कि लाइव साउंड चलती थी कुछ थिएटर्स में, तो उसकी जो एक जरूरत थी उसको रिप्लेस कर दिया इन रादर फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि साउंड आ गई थी. तो अब हमको लाइव थिएटर्स में साउंड प्ले करने वाले नहीं चाहिए थे, बट नाउ वी नीडेड इंजीनियर्स लाइक साउंड मिक्सर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट्स in the filmmaking process. So this film also opened a lot of doors for different kinds of jobs in the process of filmmaking.
और जैसे धीरे धीरे ओवर द इयर्स टेक्नोलॉजी और डेवलप होती गई, बेटर कैमरास, बेटर साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम आए, फिर बाद में डबिंग आई, प्लेबैक सिंगिंग को एक नया डिमेंशन मिला डबिंग के थ्रू। तो उन चीजों की वजह से हमारी इंडस्ट्री बढ़ती गई और आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आई थिंक फिल्म्स के मामले में हम दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर ही होंगे शायद इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एंड बट इन नंबर ऑफ फिल्म्स यस वी आर स्टिल लाइक द हाईएस्ट फिल्म मेकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इसीलिए आलमारा बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म्स। एंड जैसा कि बोथ मृणाल सर एंड श्याम सर वर शेयरिंग, इट इज वेरी सैड कि आज हम जैसे फिल्म स्कॉलर्स और जो मतलब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम ये फिल्म नहीं दिखा सकते बिकॉज देयर इज नो लिविंग रिकॉर्ड ऑफ द फिल्म। लाइक देयर आर सर्टेन वीडियोस ऑन यूट्यूब व्हिच क्लेम कि ना ये आलमारा है, ये पहली बोलती फिल्म है, बट दोज आर ऑल लाइक से सम अदर कॉपीराइट फ्री फिल्म व्हिच हैज बीन प्लेड इन द नेम ऑफ आलमारा। मैंने रिसेंटली रिसर्च करते वक्त जाकर के यूट्यूब पे देखा तो मैंने वहां पे कमेंट भी डाला कि ये आलमारा नहीं है। ये मतलब रिसर्च ने देखा है कि आलमारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा कि सर बता रहे थे, शिवेंद्र सिंह दुंगारपुर जी हैं, वो अभी भी खोज कर रहे हैं। नाइजीरिया, ईरान से उनको कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, उनसे कहा गया है कि वो आके देखे, बट मतलब ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है अभी भी कि वो आलमारा पे मतलब कि आलमारा की कोई रिकॉर्डिंग है। तो ये एक बहुत दुख का विषय है हमारे लिए। और जैसा कि सर ने सुझाव दिया कि हमको आगे ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि हमारी आज की जो हमारा जो आज प्रेजेंट है, दैट इज टुमारोज हिस्ट्री, एंड सो वी शुड चेरिश इट एंड प्रिजर्व इट ड्यूली। Like I see around me a lot of people at times have some sort of hesitance towards like digital media and these different technologies that have come up. They are good in their own regard and they have their own disadvantages as well, but ये हमको एक माध्यम दे रहे हैं कि हम हर जो भी आज कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सके, उसको हम प्रिजर्व कर सके। जैसे कि ये मीटिंग अपने आप में आज रिकॉर्ड हो रही है ताकि इसका एक रिकॉर्ड रह सके कहीं पे और कोई कहीं जाकर के देख सके कि एक समय था जब कुछ लोग इन चीजों पर चर्चाएं कर रहे थे, उन चीजों पर ध्यान दे रहे थे। तो हमको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम आज जब ऐसे बड़ी चीजें करें जो आगे जाकर के इतिहास का हिस्सा बने, तो हम we should have a record of those things in whatever form we can have. So with that, I would rest my voice and I would welcome any questions or clarifications that I can give out. Thank you sir. बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल जी। भारत निश्चय ही दुनिया का एक ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषाओं में सर्वाधिक फिल्में बनाई जाती हैं। ऐसे देश में आलमारा का एक, जैसा आपने कहा कि लिविंग रिकॉर्ड न मिलना वास्तव में एक दुख की बात है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश है कि हम कोशिश करें कि कोई भी इस प्रकार की ऐतिहासिक घटना हो तो उसे हम सुरक्षित संरक्षित करना सीखें। अभी तो और आगे बात करें तो ये ईरानी जी कहाँ रहते थे, उनका मकान, बहुत सारी चीजें उस फिल्म के साथ जुड़ी हुई, उनके वो इक्विपमेंट्स है ना, उनको देख करके अभी मैं कुछ समय पहले जब गोरखपुर गया था, गीता प्रेस, गोरखपुर तो बहुत प्रसिद्ध नाम है, वहां 100 साल हो गए कल्याण को छपते हुए, तो प्रिंटिंग प्रेस देखने का सौभाग्य मिला जहां पहला अंक छपा था। तो देख करके रोमांच होता है। जब आप बनारस जाते हैं, लम्ही गांव में जाते हैं, तो प्रेमचंद का वो मकान अब तो खैर टूट फूट गया है, जहां बैठ के गोदान लिखा उन्होंने, तो ये चीजें बहुत रोमांचित करती हैं। तो ऐसे ही ईरानी जी का ये जो प्रयास है, उस समय के फिल्मकार है ना, पृथ्वीराज कपूर की तो पूरी परिवार जो है वो ही फिल्मों से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता उनके परिवार में क्या इस तरह की कोई चीज है और क्या उन्होंने, जैसे श्याम जी ने फिल्म आर्काइव्स को दिया, तो उन्होंने कोई ऐसी जो दुर्लभ चीजें हैं वो कहीं फिल्म आर्काइव्स को दिया आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो चलिए, इस चर्चा से किसी को यदि प्रेरणा मिलती है तो अपनी सार्थकता है। और अब ये सत्र खुला है चर्चा के लिए, यदि कोई मित्र कुछ पूछना चाहे। वनामत जी, दो तीन रोचक बातें बता दूं आलमारा से जुड़े। अब तक हम बातें किए हैं कि आलमारा की प्रभाव क्या था, आलमारा कैसे बनी। अच्छा, अब मैं 2 मिनट लूंगा और ये बताऊंगा कि व्हाट आलमारा डिड टू इट्स कास्ट, या इसमें जो जिन्होंने काम किया है उनका क्या हुआ आलमारा के बाद।
right? So first, let's talk about Ardeshir Irani. Ardeshir Irani produced many films after Alamara, but did not get the kind of success Alamara gave to him. But he did many films. ऐसा है कि he made the first English feature film, नूरजहां, 1931 में इन्होंने बनाया, first Indian English feature film. He also made the first color feature film of India. It's called Kishan Kanhaiya. Sorry, Kishan Kanya. But, किसान कन्या. Kishan Kanya, and daughter of farmer. Kishan. And that was made in 1937. अच्छा, इसको डायरेक्ट किया था मोती गिदवानी ने, एंड इनकी जो स्क्रीन प्ले है उसको लिखा था सादत हसन मंटो ने. मंटो ऑफ पार्टीशन लिटरेचर में जिनके नाम बार बार लिया जाता है, तो उन्होंने ही रोट दिस स्क्रीन प्ले, एंड मेनी से ही रोट दिस ओरिजिनल स्टोरी आल्सो, बट देयर आर what difference of opinions of film historians, so I'm not going into that, but it's confirmed that he wrote the screenplay, Sadat Hasan Manto. And this film is one of the first few films which talked about social problems in Indian cinema. इसके बाद तो सोशल फिल्म की एक दौर आई और बहुत सारे लोग जो है सोशल इश्यूज पे they started making films. Irani also made the first ever talkie to be made in Persian. वो फिल्म के नाम था लॉर गर्ल. अच्छा, ये जो मास्टर बिट्टल थे, इन्होंने इन दिस फिल्म आलम आरा, क्योंकि उनकी जिस तरह से हिंदुस्तानी वो प्रोनाउंस करते थे वो इनको पसंद नहीं आया हमारे ईरानी जी को, तो he didn't give him much dialogues. So after Alamara, he had few dialogues actually in the entire film. That's what I gathered from my research. So what happened after Alamara? He continued to make silent films, but he didn't get the kind of footage or the kind of focus that Jubaida got. Jubaida was already established star when he did this film, Alamara. But after Alamara, she raised her her fees or remuneration, whatever you tell, to a very high degree. बहुत बढ़ा दिया अपने जो remuneration को. That's what she did. And फिल्म के प्रिंट के बारे में तो बात आपने भी किया, सर ने भी किया, तो that these are some of the interesting things which happened to the cast which were associated with Alamara. Thank you. मैं एक बात और कहना चाहूँगा. सर मैं बस एक ही पॉइंट. अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्देशीर ईरानी की डेथ 1969 में हुई थी. तब वो 82 इयर्स के थे और उस समय तक नेशनल फिल्म आर्काइव भी अस्तित्व में आ चुका था. तो मेरा संदेश इतना सा है कि उस समय चूंकि आर्काइव का यही काम था, तो आर्देशीर ईरानी जब मौजूद थे उस समय भी कोई प्रयास इस तरह के नहीं किए गए कि फिल्म को तलाशा जाए या कहाँ मिल सकती है या कैसे. बिल्कुल. तो ये आखिरी फिल्म उनकी पुजारी थी. 45 से ज्यादा फिल्म उन्होंने बनाई थी. 69 में वो इस दुनिया को छोड़ गए. वास्तव में ये बहुत ही चिंता की बात है कि हम लोग इतिहास के इतने दुर्लभ जो एक सोर्स है उससे कहीं वंचित हो गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा ये एक पछतावा बना रहेगा. चलिए, सत्र चर्चा के लिए खुला है. कोई मित्र सवाल पूछना चाहे तो अपना वीडियो ऑन करें, परिचय दें और सवाल पूछें या कोई टिप्पणी. क्या कोई ऐसे मैं बस फिल्म पहले एक रिसर्चर पॉइंट हो? ऐड करना चाहता था. हाँ जी सर वो मृणाल सर शेयर कर रहे थे कि आर्देशीर ईरानी जी ने और कौन कौन सी फिल्में बनाई फर्स्ट, लाइक इंग्लिश फीचर फिल्म वगैरह. तो सर मुझे ये मतलब रिसर्च के थ्रू मिला, जिस तेलुगु फिल्म की मैं बात कर रहा था, पहली टॉकी इन तेलुगु, भक्त प्रहलाद,
वो भी अर्देशी ईरानी जी ने ही प्रोड्यूस की थी, डायरेक्टर कोई और थे उसके, बट like he also made the first Telugu talkie film. Produced. Yes sir, he produced. हमारे जो मित्र जुड़े अलग अलग जगह से, उनके पास यदि कोई ऐसी जानकारियां हो दुर्लभ, तो वो भी शेयर कर सकते हैं इस बहाने। चलिए, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई जानकारी नहीं है। अच्छा प्रियंका जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर, बिल्कुल सुन रही हूँ। तो आप सर्टिफिकेट शेयर करने की स्थिति में हैं अभी? बिल्कुल सर हूँ। चलिए, हम क्योंकि आज थोड़ा सा तकनीकी चुनौतियां रही, प्रियंका जी हैदराबाद में हैं और कुछ पारिवारिक आयोजनों में व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे आज की जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं, उनको आज की शाम की स्मृति में ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो और संभव हो तो ई बुके, हालांकि ई बुके से पहले स्वागत होता है, लेकिन वो शुरू में तकनीकी जो समस्याएं थी उस कारण मैंने निवेदन नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, पुष्पों की सुगंध तो हम कभी भी सूंघ सकते हैं। This is just in honor of respect for our speakers who have joined us and to give their detailed information on this topic. So sir, we are very grateful to have you on this platform. और बहुत सारी चीजें मैंने सुनी भी हैं और अपनी वोट ऑफ थैंक्स के लिए पेन डाउन करके रखा है, जो मैं कोट करूंगी बाय द एंड। बट सर, आपने जिस तरीके से सारी चीजों के बारे में बताया, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। And this is our side. ये सर्टिफिकेट है श्याम माथुर जी का। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे ये। थैंक यू। मेहुल जी का ई मेमेंटो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये तो मेहुल जी का, ये नेक्स्ट। एक मिनट सर, श्याम सर का आ गया? हाँ, ये श्याम जी का ही है, श्याम माथुर जी का स्मृति चिन्ह, ई स्मृति चिन्ह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सर यू। मृणाल सर का। ये मृणाल जी का जी ई सर। मेमेंटो और सर्टिफिकेट मृणाल जी का। जी सर, एक मिनट सर। डन सर? हाँ जी, ये मृणाल जी का सर्टिफिकेट। जी और सर। लास्ट में यदि ई बुके भी संभव हो शेयर करना। सर आप मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, मैं वो भी शेयर करती हूँ। बिल्कुल। हमने कोशिश की है कि इस तकनीक के दौर में उसका भी कुछ सहयोग लेकर के जो ऑफलाइन में परंपराएं चलती हैं उनको कहीं मेंटेन करें। ये भले ही ई बुके हैं, लेकिन उसका एहसास हम कर सकते हैं, इतने सुंदर पुष्प हैं वो, तो वो फूलों की सुगंध, हम तो यहाँ विचारों की सुगंध जो है उसको प्रसारित करना चाहते हैं। 4 साल की हमारी ये यात्रा है ना, आप सबके सहयोग से जिस तरह से चल रही है, हमने भी एंजॉय किया इसको, काफी एंजॉय इस बहाने। तो मेरे ख्याल लगभग 250-300 घंटे की रिकॉर्डिंग हमारे उस YouTube पर अवेलेबल है, मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर। तो जो मित्र सुन रहे हैं या जो बाद में सुने हमारे इनको रिकॉर्डिंग्स को, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि यात्रा आगे बढ़े। बनावट सर, आपने इतिहास बनाया है ये हमें के लिए। ये सब आप सबके सहयोग से होता है। और मृणाल सर का तो सुनना सचमुच में हमेशा, मतलब जब भी सर का कार्यक्रम होता है मृणाल सर का, तो मैं इस कार्यक्रम की जानकारी इस बार मुझे मृणाल सर के पोस्ट से मिला था। सर हमेशा ये सोनू है बिहार से, और मेरे ख्याल पिछले साल भर से ये बिल्कुल रेगुलरली, मैं कहूँगा रिलीजियसली हमारे इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल से सर, 5 साल। हाँ, अच्छा, कोरोना से जुड़े हैं क्या? हाँ प्रियंका जी। जी सर, बिल्कुल सर, मुझे 1-2 मिनट और दीजिएगा सर। अच्छा। प्रेजेंट कर दूं? हाँ, वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए। ई बुके भी प्रेजेंट कर दूंगी। जी।
तो थैंक यू चलिए सो मैं मच, आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपना वोट ऑफ थैंक्स इस वेबिनार में प्रेजेंट करूं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस टॉपिक को लेकर, आलम आरा मूवी को लेकर, और मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग जर्नलिज्म से जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो सारे लोग ही इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और उस मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करते होंगे। जो हमारे मृणाल सर ने कंट्रीब्यूशन बताया आलम आरा का, उसकी जर्नी बताई, स्ट्रगल्स बताए। सर ने छोटी सी चीज भी हमारे से थी, जब वो रुकते थे तब हम वो सारी चीजें प्रेजेंट करते, बिकॉज जो शूटिंग थी वो उसके बाद ही पॉसिबल हो सकती थी। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छा हमें बताती है कि हाँ किस तरीके से हम चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आज के टाइम में हम छोटी छोटी चीजों को टेक्निकली और एडवांस टेक्नोलॉजी से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमने किस तरीके से वो सारी चीजें टाइम टेक आउट किया। सर ने बताया रीजन व्हाई वी डोंट हैव एनी प्रिंट ऑफ आलम आरा मूवी, सर ने वो भी उस चीज का भी डिस्कशन किया। श्याम सर ने बताया कि इस तरीके से आलम आरा ने एक बर्थ दिया रीजनल सिनेमा को, एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा के बारे में श्याम सर ने बात की। सो थैंक यू सो मच सर। सर ने बात की कि हाँ किस तरीके से जर्नी ऑफ सिनेमा है। सर ने बात की अर्देश ईरानी सर की जर्नी के बारे में, बेस्ट ऑफ मूवी के बारे में, तमिल इसके बारे में। तो बहुत सारी चीजें हमने एक छोटे से वेबिनार में कवर की। सो सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड जिस तरीके से हमें डिटेल्ड इलैबोरेशन मिला सारे टॉपिक्स का, हमने मोस्टली आलम आरा के एस्पेक्ट्स को कवर किया, बट स्टिल थिंग्स आर लेफ्ट बिकॉज वो मूवी खुद में ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एक बहुत बड़ा लेसन था हम सबके लिए। सो आई गेस वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड सर so I guess the book is switching on the screen. Sir, will it be visible to you? नहीं, अभी विजिबल नहीं हुआ है। हाँ, अब हो गया है। जी सर वी आर वेरी ग्रेटफुल, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की। एंड थ्रू दिस ई बुक के हमारे डायरेक्टर से हमेशा एक कोट करते थे कि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो अपने लाइफ में इम्बाइब कीजिए, इसकी जो खुशबू है उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब कीजिए, हमेशा हेल्दी फ्रेश और क्लियर को कोशिश कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए। सो the same message from my side. We are very grateful sir. Thank you so much sir. चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अगले आयोजनों के लिए आपको इसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं मिलती जाएंगी। और अब समय है पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट का, और मैं प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिंक शेयर करें और सारे पार्टिसिपेंट्स वो लिंक भरें, हाथों हाथ उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। हमारे एक्सपर्ट्स चाहे तो लीव कर सकते हैं। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।